वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम कन्वॉल्यूशन की प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। तो टोटल मिला के 9 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं कन्वॉल्यूशन के, जो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे और उनके बेसिस पे क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं एग्जाम में या जो पूछे जाएंगे उन्हें किस तरीके से सॉल्व करना है वो देखेंगे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो होती है कन्वॉल्यूशन की, उसे हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है जरा वो समझ लेते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब ये हुआ कि अगर आपको किसी भी दो सिग्नल्स का कन्वॉल्यूशन दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया आपको गिवन है x1 ऑफ t कन्वॉल्व्ड विथ x2 ऑफ t, दो सिग्नल्स का कन्वॉल्यूशन दिया है। इसमें यहाँ पे शुरुआत में मैंने x1 सिग्नल को रखा और बाद में मैंने x2 सिग्नल को रखा, तो आप इनका ऑर्डर चेंज कर सकते हो। यानी ये आपका किसके बराबर होगा, ये आपका x2 ऑफ t कन्वॉल्व विथ x1 ऑफ t के बराबर होगा। यानी इन सिंपल वर्ड्स अगर बात किया जाए तो कन्वॉल्यूशन में आपका ऑर्डर का इंपॉर्टेंस नहीं है, आप जो सिग्नल्स हैं उनको आपस में इंटरचेंज कर सकते हो। जो दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है उसे कहते हैं हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तब यूज किया जाता है जब दो से ज्यादा मोर देन 2 सिग्नल्स का कन्वॉल्यूशन किया गया हो। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पास 3 सिग्नल गिवन है, x1t, x2t एंड x3t। राइट नाउ मैंने यहाँ पे 3 सिग्नल ले लिया। अब मेरे को इन 3 सिग्नल्स का कन्वॉल्यूशन निकालना है, तो कैसे करेंगे? पहले किसी 2 सिग्नल का निकालेंगे और उसके बाद उस रिजल्ट को तीसरे सिग्नल से हम कन्वॉल्यूट कर देंगे। तो मान लीजिए पहले मैंने x1t और x2t का कन्वॉल्यूशन निकाला और उसके रिजल्ट को मैं x3t से कन्वॉल्व करके रिजल्ट लाऊंगा। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये कहता है कि आप किसी भी ऑर्डर में इसे कर सकते हो, आपका रिजल्ट सेम ही आएगा। यानी x1t कन्वॉल्व विथ x2t कन्वॉल्व विथ x3t जो होगा उसका रिजल्ट x1t कन्वॉल्व विथ x2t कन्वॉल्व विथ x3t ही होगा। मगर जैसा कि हम देख सकते हैं पहली बार मैंने x1 और x2 को शुरुआत में किया और उसके रिजल्ट को x3 से किया, वो मैं ऐसा भी कर सकता था कि x2 और x3 को साथ में कर दूं और उसके रिजल्ट को x1 के साथ करूं, या मैं x1 और x3 को पहले कर दूं और उसके रिजल्ट को x2 के साथ करूं। यानी कन्वॉल्यूशन जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी आपका फॉलो करता है। तीसरा रूल जो होता है, तीसरी प्रॉपर्टी जो होती है कन्वॉल्यूशन की, वो होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हम एडिशन और कन्वॉल्यूशन के जो ऑपरेशन होता है उसको एक जगह करते हैं। मतलब क्या हुआ, मान लीजिए आपके पास 3 सिग्नल हैं x1t और इसका मैंने कन्वॉल्यूशन किया है दूसरा x2t के साथ प्लस में x3t। यानी मेरे पास 3 सिग्नल है, इसमें 2 सिग्नल जो है x2 x3 ये आपस में एडेड हैं और इसके रिजल्ट को मैं x1t के साथ कन्वॉल्व कर रहा हूं। तो इस केस में मैं जो ब्रैकेट है उसे ओपन कर सकता हूं, ये जो ब्रैकेट बनाया है इसे मैं ओपन कर सकता हूं और इंडिविजुअल कन्वॉल्व कर सकता हूं। यानी जो रिजल्ट आएगा वो आपका x1t कन्वॉल्व विथ x2t प्लस x1t कन्वॉल्व विथ x3t के बराबर ही होगा। तो इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो अभी जो ये 3 बेसिक प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव, ये काफी सिंपल प्रॉपर्टीज हैं और इनको याद रखने की भी आपको जरूरत नहीं है। इनको समझने के लिए आप सिंपल सा कन्वॉल्यूशन को एक मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन मान लो तो प्रॉपर्टी आपको याद रह जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर मैं a इंटू बी कहता हूं तो वो b इंटू ए होता है, वो हो गई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर मैं a इंटू बी होल ब्रैकेट इंटू सी करता हूं तो वो a इंटू ब्रैकेट ऑफ b इंटू सी होता है, ये हो गई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और अगर मैं a इंटू बी प्लस सी करता हूं तो वो a इंटू बी प्लस a इंटू सी होता है, ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यानी इन सिंपल टर्म्स में यह कह सकता हूं
कि जिस तरीके से मल्टीप्लिकेशन आपका कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है, उसी तरीके से कन्वॉल्यूशन भी आपका इन तीनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। अब अगली प्रॉपर्टी पे चलते हैं। अगला प्रॉपर्टी है डेल्टा फंक्शन के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या रिजल्ट आएगा। ये जो प्रॉपर्टी है ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और इसके बेसिस पे काफी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है। यहाँ हमारे पास एक फंक्शन है, एक सिग्नल है एक्स ऑफ टी, और इसको मैं कन्वॉल्व कर रहा हूं डेल्टा फंक्शन के साथ, और डेल्टा का मैंने एरिया मान लिया है ए, और डेल्टा मैं मान रहा हूं कि t इक्वल टू T1 पे एग्जिस्ट कर रहा है। सो हमारा डेल्टा फंक्शन हो गया x ऑफ टी, सॉरी हमारा डेल्टा फंक्शन हो गया a टाइम्स डेल्टा ऑफ t माइनस T1, और हमारा फंक्शन हो गया x ऑफ टी, और इन दोनों को मैं कन्वॉल्व कर रहा हूं। तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा? हमारा रिजल्ट आपका फंक्शन की वैल्यू जहां पे डेल्टा एग्जिस्ट करता है उसके बराबर होगी, यानी आपका एम्पलीट्यूड ए हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा की एम्पलीट्यूड ए थी, मल्टीप्लाइड बाई एक्स। एक्स की वैल्यू कहां पे? जहां पे डेल्टा एग्जिस्ट कर रहा है, तो डेल्टा T1 पे एग्जिस्ट कर रहा है, सो एक्स ऑफ टी माइनस T1 के बराबर हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा डेल्टा फंक्शन का प्रॉपर्टी। अब इस प्रॉपर्टी के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए पहला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आर ऑफ टी कन्वॉल्व विथ ए टाइम्स डेल्टा ऑफ टी माइनस 3। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? इसका रिजल्ट होगा, सबसे पहले ए लिख दिया मैंने, और फंक्शन हमारा क्या है? आर ऑफ टी, तो उसका आर लिख दो, और ये कहाँ एग्जिस्ट करेगा? जहां पे डेल्टा एग्जिस्ट करता है, तो डेल्टा टी माइनस 3 पे एग्जिस्ट करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा a टाइम्स आर ऑफ टी माइनस 3 की वैल्यू। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मान लीजिए मैं आपको दे रहा हूं u ऑफ टी प्लस 3 कन्वॉल्व विथ 3 टाइम्स डेल्टा ऑफ टी माइनस 1। तो ये कहाँ एग्जिस्ट करेगा? सबसे पहले एम्पलीट्यूड तो हम 3 लिख देंगे, उसके बाद यूनिट स्टेप आएगा, क्योंकि हमारा फंक्शन तो यूनिट स्टेप है। अब यूनिट स्टेप जो है, क्या वो हमारा सिंपल यूनिट स्टेप है? नहीं, वो शिफ्टेड यूनिट स्टेप है, यानी u ऑफ टी प्लस 3। तो आपको करना क्या है, ये जो t है, इस t की जगह ये जो डेल्टा वाला फंक्शन है उसको पुट कर देना है, यानी ये हो जाएगा 3 टाइम्स u ऑफ t माइनस 1 प्लस 3 के बराबर, यानी आपका जो नेट रिजल्ट हो जाएगा वो हो जाएगा 3 टाइम्स u ऑफ t माइनस 1 प्लस 3, दैट इज t प्लस 2 के बराबर। तो इस तरीके से आपको डेल्टा फंक्शन की प्रॉपर्टी को यूज करना है। अगले प्रॉपर्टी पे चलते हैं। अगला प्रॉपर्टी है आपका डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी, और डिफरेंशिएशन में भी सबसे ज्यादा जो प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं वो होती है यूनिट स्टेप की डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले देख लेते हैं डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी कहती क्या है, उसके बाद यूनिट स्टेप की डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी में चलेंगे। तो डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी यह कहती है कि अगर आपके पास कोई एक सिग्नल y ऑफ t इज इक्वल टू h ऑफ t इंटू x ऑफ t है, x ऑफ t कन्वॉल्व विद h ऑफ t है, जैसा मैंने ऊपर लिखा है, और मैं दोनों साइड डिफरेंशिएशन करना चाहता हूं, यानी d बाई डी टी ऑफ y ऑफ t कर रहा हूं। यानी डिफरेंशिएशन ऑफ y ऑफ t को मैं क्या लिख सकता हूं? तो आप इंडिविजुअल किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करके दूसरे के साथ कन्वॉल्व कर दोगे तो भी रिजल्ट आपका सेम आएगा, यानी इसे मैं लिख सकता हूं d बाई डी टी ऑफ x ऑफ t कन्वॉल्व विथ h ऑफ t। यानी पहले बार मैंने सिर्फ x ऑफ t को डिफरेंशिएट किया और उसको h ऑफ t से कन्वॉल्व किया, या इसे मैं ये भी लिख सकता हूं, x ऑफ t कन्वॉल्व विथ d बाई डी टी ऑफ h ऑफ t। यानी दूसरे फंक्शन को इस बार मैंने आपको डिफरेंशिएट कर दिया और डिफरेंशिएशन के रिजल्ट को मैंने कन्वॉल्व कर दिया x ऑफ t के साथ, पहले फंक्शन के साथ। यानी डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी यह कहती है कि अगर y ऑफ t किसी दो फंक्शन का कन्वॉल्यूशन है तो y ऑफ t का डिफरेंशिएशन जो होगा, दोनों में से किसी एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कन्वॉल्व विथ द अदर फंक्शन के बराबर होगा। ये हो गई डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी।
अब यूनिट स्टेप डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी क्या कहती है? यूनिट स्टेप का जैसा कि हम जानते हैं कि यूनिट स्टेप को अगर मैं डेरिवेटिव निकालूं तो यूनिट स्टेप का डेरिवेटिव हो जाता है आपका डेल्टा फंक्शन डेल्टा टी, और डेल्टा टी के साथ अगर मैं कन्वॉल्व करूंगा तो रिजल्ट क्या आएगा वो अभी हमने प्रॉपर्टी नंबर 4 से सीखा। इसीलिए यूनिट स्टेप डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी कई जगह यूज किया जाता है। तो चलिए एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन गिवन है y ऑफ t इज इक्वल टू r ऑफ t कन्वॉल्व विथ u ऑफ t। तो इसकी वैल्यू आपको इस क्वेश्चन के बाद आपसे पूछा गया है कि d बाई डी टी ऑफ y ऑफ t की वैल्यू क्या आएगी, आपको बताना है। अब इस क्वेश्चन को मैं दो तरीके से सॉल्व कर सकता हूं। एक तो मैं RT को डिफरेंशिएट कर दूं, उसके बाद UT के साथ कन्वॉल्व कर दूं। दूसरा मैं UT को ही डिफरेंशिएट कर दूं और RT के साथ कन्वॉल्व कर दूं। तो दूसरा मुझे ज्यादा आसान लग रहा है। क्यों? क्योंकि ये हो जाएगा RT कन्वॉल्यूशन विथ d बाई डी टी ऑफ UT, और डिफरेंशिएशन ऑफ UT आपका डेल्टा टी के बराबर हो जाता है। सो RT कन्वॉल्व विथ डेल्टा टी। और अभी हमने सीखा था थोड़ी देर पहले कि जब भी हम आपका यूनिट स्टेप के साथ, जब भी हम आपका यूनिट डेल्टा फंक्शन के साथ या कोई भी डेल्टा फंक्शन के साथ किसी भी फंक्शन को कन्वॉल्व करते हैं तो हमारा रिजल्ट वही फंक्शन आ जाता है जहां पे आपका डेल्टा एग्जिस्ट करता है, यानी ये आपका r ऑफ t के बराबर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, अगली प्रॉपर्टी जो है वो है आपका यूनिट स्टेप के इंटीग्रेशन को लेकर। तो यूनिट स्टेप के साथ अगर मैं कन्वॉल्व करता हूं, अभी हमने क्या किया था, यूनिट स्टेप को डिफरेंशिएट किया था। अगर मैं यूनिट स्टेप के साथ कन्वॉल्व करता हूं तो जो हमारा रिजल्ट होता है वो इंटीग्रेशन के बराबर आता है। मतलब क्या? मतलब वही है कि मान लो अगर आपको एक फंक्शन गिवन है yt इज इक्वल टू y ऑफ t इज इक्वल टू x ऑफ t कन्वॉल्व विथ u ऑफ t, यानी इस बार मैंने उसको यूनिट स्टेप के साथ कन्वॉल्व कर दिया तो रिजल्ट क्या आएगा, इसको मैं शॉर्टकट से किस तरीके से सॉल्व कर सकता हूं वो जरा हम देखना चाहते हैं। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा d बाई डी टी ऑफ y ऑफ t इज इक्वल टू x ऑफ t कन्वॉल्व विथ d बाई डी टी ऑफ u ऑफ t, और d बाई डी टी ऑफ u ऑफ t हम जानते हैं डेल्टा t के बराबर होता है। अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर देते हैं माइनस इन्फिनिटी से लेके t में। सो माइनस इन्फिनिटी टू t d बाई डी टी y ऑफ t dt is equal to minus infinity to t x of t convolve with delta t dt। अब अगर इसे मैं सॉल्व करूं तो यहां इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कैंसिल हो जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा आ गया y ऑफ t, और राइट हैंड साइड अगर मैं देखूं तो आप एक फंक्शन को इम्पल्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो, फिर उसको इंटीग्रेट कर दे रहे हो, और आप जानते हो इम्पल्स यूनिट इम्पल्स ले रहे हो तो उसकी वैल्यू बेसिकली एरिया अंडर द कर्व इक्वल टू 1 होता है। तो इसको मैं लिख सकता हूं माइनस इन्फिनिटी टू टी, कोई एक दूसरा डमी वेरिएबल यूज कर सकते हैं समझने के लिए। सो एक्स टाउ डी टाउ, क्योंकि वो टी का फंक्शन आएगा रिजल्ट, और ये टाउ आपका डमी वेरिएबल है। यानी मैं क्या कह सकता हूं, अगर मैं कंक्लूड करूं तो कंक्लूजन में ये कहा जा सकता है कि अगर आप किसी भी एक फंक्शन को यूनिट स्टेप के साथ कन्वॉल्व कर रहे हो तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट आपका इंटीग्रेशन के बराबर होगा, और वहां पे आपका जो फंक्शन है वो फंक्शन आपका इंटीग्रेट हो जाएगा। फंक्शन इंटीग्रेट कहां से कहां के बीच में होगा, माइनस इन्फिनिटी से t के बीच में। तो ये होती है आपकी यूनिट स्टेप के कन्वॉल्यूशन प्रॉपर्टी। इसको भी समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं।
तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला में मैंने -∞ टू t और डमी वेरिएबल को z माना है। तो मान लीजिए आपको एक फॉर्मूला गिवन है yt इज इक्वल टू RT कन्वॉल्व विथ ut और आपसे पूछा गया है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो क्योंकि यूनिट स्टेप के साथ आप कन्वॉल्व कर रहे हो तो इसे आप सिंपली लिख सकते हो -∞ टू t r ऑफ z dz, क्योंकि RT और UT को मुझे इंटीग्रेट कर देना है। अब अगर R ऑफ Z की बात करूं यानी रैंप सिग्नल की, तो वो 0 से आगे 1 है और बाकी उसकी वैल्यू 0 होती है -∞ से 0 में। तो -∞ से 0 में वो उसको 0 रख दिया और 0 से लेके t के बीच में उसकी वैल्यू मैंने 1 रख दिया। अब इसे अगर इंटीग्रेट करते हैं तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट t - 1 इक्वल टू t आ जाता है। सॉरी 1 नहीं होती है, यूनिट स्टेप नहीं है। 0 से t में उसकी वैल्यू t होती है, 0 से इन्फिनिटी में, और -∞ से 0 में रैंप की वैल्यू 0 होती है। तो ये t² 2 होगा इसका इंटीग्रेशन, और इसमें मैं लिमिट रख देता हूँ 0 से t, और अगर लिमिट भी 0 से t रखिएगा तो ये हो जाएगा आपका t² 2 के बराबर ही। और t² 2 ये 0 से t में लाई कर रहा है, तो इसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम t² 2 मल्टीप्लाइड बाई u ऑफ t लिख सकते हैं, क्योंकि 0 से नीचे तो इंटीग्रेशन की वैल्यू आपकी 0 हो रही है। इस फंक्शन को हम पैराबोलिक फंक्शन भी कहते थे, p ऑफ t। तो हम देख सकते हैं कि अगर मैंने रैंप को यूनिट स्टेप के साथ कन्वॉल्व किया तो रिजल्ट जो होगा वो रैंप का इंटीग्रेशन यानी कि पैराबोलिक फंक्शन t² 2 u ऑफ t के बराबर होगा। मान लीजिए एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जहां मैं यूनिट स्टेप को यूनिट स्टेप के साथ कन्वॉल्व करता हूं, ut कन्वॉल्व विथ ut। तो यहां पे रिजल्ट क्या होगा, यहां पे हम इंटीग्रेट करेंगे -∞ टू t में u ऑफ t को, यूनिट स्टेप को ही इंटीग्रेट कर देंगे। अब यहाँ पे अगर मैं लिमिट देखूं तो लिमिट 0 से t हो जाएगा, क्योंकि यूनिट स्टेप जो होता है वो 0 से t में उसकी वैल्यू 1 होती है और बाकी हर जगह उसकी वैल्यू 0 होती है। और अगर इसे मैं इंटीग्रेट करूं तो आंसर हो जाएगा t टाइम्स u ऑफ t। u ऑफ t क्यों, क्योंकि वो 0 से बड़ी वैल्यू के लिए एग्जिस्ट कर रहा है, यानी रैंप फंक्शन r ऑफ t के बराबर हो जाएगा। यानी अगर आप एक यूनिट स्टेप को यूनिट स्टेप से कन्वॉल्व करते हो तो रिजल्ट रैंप आता है, अगर आप एक यूनिट स्टेप को रैंप से कन्वॉल्व करते हो तो रिजल्ट पैराबोला आ रहा है, यानी बेसिकली इंटीग्रेशन परफॉर्म कर रहा है यूनिट स्टेप के साथ कन्वॉल्यूशन। तो सिंपल सा इस पॉइंट को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। क्या कि अगर कभी भी आप यूनिट स्टेप के साथ कन्वॉल्व करते हो, यूनिट स्टेप के साथ किसी भी फंक्शन को कन्वॉल्व करते हो, तो आपको उसे सिंपल सा इंटीग्रेट कर देना है और कुछ करने की जरूरत नहीं है। चलिए अगली प्रॉपर्टी पे चलते हैं। अगली प्रॉपर्टी जो होती है वो होती है टाइम डिले प्रॉपर्टी, यानी कि अगर हमें मालूम है yt इज इक्वल टू ht कन्वॉल्यूशन विथ x ऑफ t, और अब मैं कन्वॉल्यूशन निकालना चाहता हूं एक टाइम डिले का, यानी h ऑफ t माइनस t1 कन्वॉल्व विथ x ऑफ t माइनस t2 का। अगर अब मैं इसकी वैल्यू निकालना चाहता हूं तो क्या हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू आप काफी आसानी से लिख सकते हो। ये आपका y का y ही रहेगा, यानी फंक्शन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, फंक्शन में आपका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बस फंक्शन जो है वो भी शिफ्टेड हो जाएगा, क्योंकि यहां भी शिफ्टेड हो रहा था। डिले मतलब क्या हुआ, शिफ्टिंग। तो कैसे शिफ्टेड होगा, जो जो यहाँ पे शिफ्ट हुआ है उसको यहाँ पे लिख देना है, दैट इज t माइनस t1 माइनस t2। सो आपका रिजल्ट जो हो जाएगा दैट इज कन्वॉल्यूशन ऑफ h ऑफ t माइनस t1 विथ x ऑफ t माइनस t2 विल बी y ऑफ t माइनस t1 माइनस t2, क्योंकि माइनस t1 और माइनस t2 के साथ आप यहाँ पे डिले कर रहे थे। कुछ एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं, ये भी हमारा क्लियर हो जाएगा। तो मान लो आपको u ऑफ t माइनस 1 को कन्वॉल्व करना है u ऑफ t माइनस 3 के साथ। अभी थोड़े देर पहले हमने देखा था कि u ऑफ t को अगर मैं कन्वॉल्व कर दूं u ऑफ t के साथ तो इंटीग्रेशन ऑफ u ऑफ t यानी हमारा रिजल्ट r ऑफ t के बराबर हो जाएगा। तो अगर मैं u ऑफ t माइनस 1 को u ऑफ t माइनस 3 के साथ कन्वॉल्व कर दूं तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, r ऑफ t माइनस 1 माइनस 3, दैट इज r ऑफ t
-4 हो जाएगा आपका रिजल्ट। तो इस तरीके से आपको टाइम डिले की प्रॉपर्टी भी यूज करनी है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लीजिए आपको कन्वॉल्व करना है r ऑफ t प्लस 2 को u ऑफ t माइनस 3 के साथ। तो फिर से अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि अगर r ऑफ t को यूनिट स्टेप के साथ कन्वॉल्व कर देते हैं तो हमारा रिजल्ट जो होता है वो p ऑफ t होता है। p ऑफ t को मैं ऐसा भी लिखता हूं t²/2 टाइम्स u ऑफ t के बराबर, और ये पैराबोलिक फंक्शन इसे हम कहते हैं p ऑफ t के बराबर। तो r ऑफ t प्लस 2 को अगर मैं u ऑफ t माइनस 3 के साथ कन्वॉल्व करूं तो रिजल्ट क्या हो जाएगा? जहां जहां t है वहां पे मैं क्या लिखूंगा? t प्लस 2 माइनस 3 दैट इज t माइनस 1। तो ये हो जाएगा t माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई 2 इंटू यू टाइम्स t माइनस 1, और इसे आप लिख सकते हो p ऑफ t माइनस 1। t माइनस 1 क्यों? प्लस 2 माइनस 3 आपका माइनस 1 के बराबर हो रहा है, इसीलिए t माइनस 1 के बराबर आ रहा है। तो ये हो गई आपकी सेवेंथ प्रॉपर्टी, टाइम डिले की प्रॉपर्टी। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अगली प्रॉपर्टी होती है टाइम स्केलिंग की प्रॉपर्टी। टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर आपको yt इज इक्वल टू ht कन्वॉल्व विद x ऑफ t दिया हुआ है और दोनों फंक्शन में आपका स्केलिंग कर दिया गया है किसी एक पैरामीटर के हिसाब से। ध्यान दीजिएगा, स्केलिंग पैरामीटर दोनों में सेम है, यानी h ऑफ at कन्वॉल्व विद x ऑफ at की आपसे वैल्यू पूछी गई है। तो आपका रिजल्ट जो होगा वो हो जाएगा y ऑफ at, यानी y है तो y का y रहेगा, वो भी कन्वॉल्व हो जाएगा, बस एक एक्स्ट्रा अंतर हो जाएगा, इसको हम 1/mod a से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी जो आपका स्केलिंग फैक्टर है उससे उसके मैग्नीट्यूड से आपको इसे डिवाइड कर देना है, 1/mod a से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हो गई। तो अगली प्रॉपर्टी जो है कन्वोल्यूशन की वो है ड्यूरेशन की प्रॉपर्टी, जो हम आपका प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, और यह एक काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। यह क्या कहता है कि अगर आपके पास गिवन है yt इज इक्वल टू x1t कन्वॉल्व विद x2t और x1t t1 और t2 के बीच में लाई कर रहा है, यानी लोअर लिमिट x1t की t2 है और अपर लिमिट आपकी t1 है और अपर लिमिट t2 है। सिमिलरली x2t की लोअर लिमिट t3 है और उसकी जो अपर लिमिट है वो t4 है। तो जो आपका कन्वॉल्यूशन का रिजल्ट आएगा y ऑफ t, उसका जो लोअर लिमिट होगा दोनों के लोअर लिमिट का सम, और उसका जो अपर लिमिट होगा वो दोनों के अपर लिमिट के सम के बराबर हो जाएगा। इसी की बेसिस पे हमने शॉर्टकट्स निकाला था रेक्टेंगल वाला लास्ट लेक्चर में। तो ये आपके 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं कन्वॉल्यूशन की, जिनको यूज करके आपको एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं प्रैक्टिस के लिए, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो सके। तो पहला क्वेश्चन जो है वो हम जो सॉल्व करने जा रहे हैं, तो आपको कन्वॉल्यूशन निकालना है x ऑफ t प्लस 5 कन्वॉल्व विथ डेल्टा t माइनस 7। तो जल्दी ट्राई करिए इसे सॉल्व करने का। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी? यहाँ पे डेल्टा की प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी, और डेल्टा की प्रॉपर्टी यूज करके आप क्या कहिएगा? रिजल्ट आपका x आएगा, और इस t माइनस 7 को यहाँ t की जगह पुट कर देना है। सो t माइनस 7 प्लस 5, यानी आपका आंसर हो जाएगा x ऑफ t माइनस 2 के बराबर। डेल्टा प्रॉपर्टी काफी सिंपल होती है, इसे आप यूज करके काफी आसानी से अपना रिजल्ट ला सकते हो। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपको निकालना है, मान लीजिए u ऑफ t माइनस u ऑफ t माइनस 1। एक फंक्शन है u ऑफ t माइनस u ऑफ t माइनस 1, और इसको आपको कन्वॉल्व करना है u ऑफ t माइनस u ऑफ t माइनस 2 के साथ, और इसका आपको रिजल्ट बताना है। तो u ऑफ t माइनस u ऑफ t माइनस 1 को कन्वॉल्व करना है u ऑफ t माइनस u ऑफ t माइनस 2 के साथ, और इसका आपको रिजल्ट बताना है। तो अगर देखिए तो इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते थे। एक तो ब्रैकेट ओपन करोगे तो 4 फंक्शन बन जाएंगे, और u ऑफ t का मल्टीप्लाई करने के बाद इंटीग्रेशन हो जाता है, रिजल्ट क्या आता है ये तो आप जानते ही हो। एक तो वो तरीका है कि इंडिविजुअली ब्रैकेट ओपन करके 4 अलग अलग कन्वॉल्यूशन निकाल लो और रिजल्ट निकाल लो।
दूसरा और ज्यादा आसान क्या हो सकता है कि एक बार से ग्राफिकली प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले अगर मैं फर्स्ट फंक्शन को ग्राफिकली प्लॉट करूं तो u ऑफ t यानी 0 से स्टार्ट होगा, माइनस u ऑफ t माइनस 1 है, यानी 1 पे जाके वो खत्म हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट u ऑफ t माइनस u ऑफ t माइनस 1 के बीच में, यानी एक रेक्टेंगल आ रही है जिसकी एम्पलीट्यूड 1 है और विड्थ भी 1 है। सिमिलरली अगर मैं सेकंड u ऑफ t माइनस u ऑफ t माइनस t को प्लॉट करने की कोशिश करूं तो रिजल्ट क्या आएगा, वो स्टार्ट होगा फिर से u ऑफ t यानी 0 से और कहां तक जाएगा, u ऑफ t माइनस 2 यानी 2 पे जाके वो आपका खत्म हो जाएगा। यानी दूसरा फंक्शन जो है वो भी एक रेक्टेंगल है, बस ये रेक्टेंगल आपका 0 से 2 के बीच में है और इसकी एम्पलीट्यूड 1 के बराबर है, और इन दोनों को आपको कन्वॉल्यूट करना है। और दो रेक्टेंगल्स को कन्वॉल्यूट करना तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सिखाया था शॉर्टकट में, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है। तो चलिए जरा जल्दी से उसको रिवाइज करते हुए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लोअर लिमिट क्या होगा, क्योंकि दोनों का जो लोअर पॉइंट है वो आपका 0 है x1t x2t का, यानी स्टार्टिंग पॉइंट लोअर लिमिट आपका 0 होगा। अपर लिमिट क्या होगा, इसका 1 है, इसका 2 है, 1 प्लस 2 अपर लिमिट हमारी 3 हो जाएगी। और जैसा कि हम देख सकते हैं दोनों के दोनों रेक्टेंगल है और दोनों की विड्थ अलग अलग है। छोटी विड्थ 1 है, इसकी विड्थ अगर मैं देखूं तो इसकी विड्थ 1 के बराबर है, और अगर इसकी विड्थ देखूं तो इसकी विड्थ 2 के बराबर है। तो हम छोटी वाली विड्थ कंसीडर करेंगे कॉर्नर पॉइंट के लिए। तो पहला कॉर्नर पॉइंट 0 प्लस 1 1 के बराबर, और दूसरा कॉर्नर पॉइंट 3 माइनस 1 दैट इज 2 के बराबर होगा। यानी हमारा जो रिजल्ट बनेगा वो एक ट्रेपेजॉइड होगा, वो 0 से 1 में इंक्रीजिंग होगा, 1 से 2 में कांस्टेंट होगा और 2 से 3 में डिक्रीजिंग हो जाएगा। अब 0 से 1 में जो इंक्रीज होगा उसका स्लोप क्या होगा, तो स्लोप के लिए दोनों के एम्पलीट्यूड को मल्टीप्लाई कर देना है, स्लोप 1 हो गया, तो एक यूनिट में 1 यानी वैल्यू 1 तक पहुंचेगा, फिर 1 से 2 में उसे कांस्टेंट हो जाना है, और फिर 2 से 3 में वो वापस आपका डिक्रीज हो जाएगा, यानी स्लोप विथ 1, therefore the maximum value will also be equal to 1। तो यह आपका ट्रेपेजॉइड बन जाएगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तीसरा और एक अलग से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत यूनिक टाइप का क्वेश्चन है, और अगर आप ये सॉल्व कर लोगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन ही ग्राफ के फॉर्मेट में गिवन है और आपको उसका कन्वॉल्यूशन निकालना है। तो सबसे पहले मैं प्लॉट कर देता हूं। मान लो आपको एक फंक्शन गिवन है x ऑफ t। अब x ऑफ t किस तरीके का है, तो x ऑफ t आपका कुछ इस टाइप का पल्स बन रहा है। जी, x ऑफ t हमारा कुछ इस टाइप का पल्स बन रहा है। इसे मैं नोट डाउन कर देता हूं, x ऑफ t। इसकी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आपकी प्लस a है, मिनिमम एम्पलीट्यूड आपकी माइनस a है, ये आपकी टाइम एक्सिस है, और ये मैं कैपिटल T बोल देता हूं और इसे मैं t/2 बोल देता हूं। ये हमारा हो गया x ऑफ t, और इसे आपको कन्वॉल्यूट करना है। अब किसके साथ कन्वॉल्यूट करना है जरा ध्यान दीजिए। तो इसे आपको कन्वॉल्यूट करना है एक दूसरे फंक्शन y ऑफ t के साथ, और y ऑफ t आपका क्या है, तो y ऑफ t आपका सिंपल सा एक रेक्टेंगल है छोटा सा। सो y ऑफ t आपका 0 से t/2 में एग्जिस्ट कर रहा है, और इसकी एम्पलीट्यूड भी आपकी a के बराबर ही है। ये हो गई हमारी y ऑफ t, और आपको इन दोनों को कन्वॉल्व करके इसका रिजल्ट निकालना है। अब कैसे रिजल्ट निकाल सकते हैं, दो स्टेप, दो तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। फर्स्ट मेथड की बात करता हूं। पहले मेथड में तो मैं इस फंक्शन को u ऑफ t के टर्म्स में लिख दूं, और ये तो u ऑफ t के टर्म्स में लिख दूं, और बाद में दोनों को कन्वॉल्व कर दूं। मगर अगर मैं ऐसा करने चाहूं तो काफी लंबा कैलकुलेशन आएगा। जरा सोचो, इसको अगर मैं u ऑफ t के टर्म्स में लिखना चाहूं तो क्या होगा। सबसे पहले 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये आपका आ जाएगा a टाइम्स u ऑफ t, a टाइम्स u ऑफ t। स्टार्ट किया, कहां तक गए, t/2 तक गए।
t/2 पे शिफ्ट कितना हो गया, a से a, यानी 2a का शिफ्ट हो गया माइनस में। सो माइनस 2a टाइम्स u ऑफ t माइनस कैपिटल T/2, क्योंकि अभी तो T/2 पे हो रहा है ना आपका शिफ्टिंग। फिर उसके बाद यहाँ गए, उसके बाद फिर से आपका प्लस a का शिफ्ट हो जाएगा कैपिटल T पे, यानी प्लस a टाइम्स u ऑफ t माइनस कैपिटल T, यानी ये हमारा पहला फंक्शन बन गया x ऑफ t। और रिजल्ट लाने के लिए इस फंक्शन को मैं कन्वॉल्व कर दूंगा। अब किसके साथ कन्वॉल्व कर दूंगा, तो y ऑफ t के साथ। तो y ऑफ t को क्या लिख सकते हैं, a टाइम्स u ऑफ t, जीरो से स्टार्ट हुआ, माइनस में a टाइम्स u ऑफ t माइनस कैपिटल T/2। तो इस दोनों को अगर मैं कन्वॉल्व कर दूं तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। आप कन्वॉल्व करके चेक कर सकते हो, क्योंकि यूनिट स्टेप के साथ कन्वॉल्व करना कुछ नहीं होता है, सिंपल सा इंटीग्रेट करना होता है। मगर अगर आप कन्वॉल्व करोगे तो 3 × 2 टोटल मिला के 6 कन्वॉल्यूशन आपको परफॉर्म करने पड़ेंगे और बाद में उन्हें ऐड करना पड़ेगा। रिजल्ट तो बिल्कुल आएगा, बिल्कुल कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका यहाँ पे मैं फंक्शंस को अपने प्रॉपर्टीज के हिसाब से ब्रेक करके भी यूज कर सकता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ, जरा समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए इस पार्ट को, ऊपर वाले पार्ट को मैं p मान रहा हूं और नीचे वाले पार्ट को मैं q मान रहा हूं। तो x ऑफ t को x ऑफ t कन्वॉल्व विथ y ऑफ t को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, p ऑफ t प्लस q ऑफ t कन्वॉल्व विथ y ऑफ t, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब x ऑफ t तो सिंपल सा दोनों को p प्लस q के बराबर लिख दिया मैंने। अब क्योंकि कन्वॉल्यूशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है, तो इसे मैं लिख सकता हूं p ऑफ t कन्वॉल्व विथ y ऑफ t प्लस q ऑफ t कन्वॉल्व विथ y ऑफ t के बराबर, ये लिख लिया मैंने। यानी अब हमारा जो रिजल्ट आएगा, क्या मैं उसे शॉर्टकट यूज करके सॉल्व कर सकता हूं, तो जरा समझने की कोशिश करो। p ऑफ t हमारा क्या है, p ऑफ t हमारा 0 से लेके T/2 में ये है, और कन्वॉल्व विथ y ऑफ t करना है। y ऑफ t तो हम देख रहे हैं, ये भी आपका सेम फंक्शन है, यानी y ऑफ t भी हमारा 0 से लेके T/2 में उसकी वैल्यू a के बराबर है, यानी a दोनों की एम्पलीट्यूड हो गई। ये आपका p है, ये आपका y है, और ये आपका T/2 पे है, ये आपका T/2 पे है। यानी मुझे दो रेक्टेंगुलर पल्स, इनका कन्वॉल्यूशन के लिए मेरे को दो रेक्टेंगुलर पल्स को आपस में कन्वॉल्व करना है, और वो मैं कई बार अब तक कर चुका हूँ शॉर्टकट यूज करते हुए। तो क्या होगा हमारी वैल्यू, अगर हम सॉल्व करें तो सबसे पहले लोअर लिमिट t इक्वल टू 0 से 0, T/2 यानी सम हो गया t के बराबर, क्योंकि विड्थ सेम है इसीलिए वो ट्राइंगल बन जाएगा। तो 0 से, और स्लोप क्या हो जाएगा, a इंटू a स्क्वायर के बराबर। सो T/2 तक आपका वो यहाँ और यहाँ, ठीक है, और ये पॉइंट जो हो जाएगी आपकी वो हो जाएगी T/2 के बराबर। लोअर वेट, जो भी लोअर वेट्स है, क्योंकि वेट्स बराबर है तो उसको मुझे कॉर्नर पॉइंट 0 में ऐड कर देना है, तो 0 प्लस T/2 हो गया। और आपका स्लोप है a इंटू a स्क्वायर, यानी a स्क्वायर इंटू T/2, ये हो गया हमारे पीक की वैल्यू। ये हो गई हमारे पहले कन्वॉल्यूशन, यानी p ऑफ t कन्वॉल्व विथ y ऑफ t की वैल्यू। सिमिलरली क्या हम q ऑफ t कन्वॉल्व विथ y ऑफ t लिख सकते हैं, तो जरा q ऑफ t प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। q ऑफ t किस तरीके का दिखेगा, अगर q ऑफ t की बात करें तो q ऑफ t आपका नीचे की तरफ है, तो नीचे की तरफ बना देते हैं।
अगर Q ऑफ टी की बात करूं, इसे मैं Q बोल रहा हूं, तो ये आपका t/2 से लेके कैपिटल T में इसकी एम्पलीट्यूड -a के बराबर है। इसको मुझे y ऑफ टी के साथ कन्वॉल्व करना है, तो फिर से दो रेक्टेंगल ही तो हैं, तो रिजल्ट क्या होगा? अगर मैं रिजल्ट की बात करूं तो रिजल्ट में हमारा प्लॉट से करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो पॉइंट्स है वो क्या है? लोअर पॉइंट्स, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे t/2 है, यानी स्टार्टिंग पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा? हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा t/2। यहाँ पे t है और यहाँ पे t/2 है, t + t/2, दैट इज एंडिंग पॉइंट हमारा हो जाएगा 3t/2। दोनों की विड्थ सेम है, यानी t जो हो जाएगा वो हमारी क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। मगर यहाँ पे आपको क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखिए तो आपकी एम्पलीट्यूड यहाँ पे +a है और यहाँ पे -a है, तो जो स्लोप हो जाएगा वो -a² होगा। यानी हम ऊपर ना जाके इस बार नीचे की तरफ जाएंगे t/2 के बराबर में, यानी यहाँ से आपका -a²/2 नीचे और यहाँ से वापस 0 पे आ जाएंगे इंक्रीमेंट करते हुए। सो नीचे की तरफ हमारी वैल्यू आ जाएगी -a² t/2 के बराबर में t पे। तो ये हमारा हो गया सेकंड, Q ऑफ टी कन्वॉल्व विथ y ऑफ टी। ये हमारा हो गया फर्स्ट P ऑफ टी कन्वॉल्व विथ y ऑफ टी के बराबर। और जब आप इन दोनों को ऐड कर दोगे तो आपका रिजल्ट हो जाएगा x ऑफ टी कन्वॉल्व विथ y ऑफ टी के बराबर। तो दो तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते थे। पहला तो डायरेक्टली उसको मैथमेटिकल टर्म्स में लिख लो और यूनिट स्टेप की प्रॉपर्टी यूज कर लो इंटीग्रेशन वाली। दूसरा, आप ग्राफिकली शॉर्टकट यूज करते हुए भी इसे सॉल्व कर सकते हो। उसमें आपको जो फंक्शन है, फॉर एग्जांपल x ऑफ टी, उसको मैंने पार्ट्स में बांट दिया, छोटे छोटे रेक्टेंगल्स में, और बाद में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज कर ली और उसे सॉल्व कर लिया। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। तो ये कुछ बेसिक्स हो गए हमारे कन्वोल्यूशन के और ये काफी इंपॉर्टेंट थे। अब इनको यूज करते हुए लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, LTI सिस्टम, हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। और LTI सिस्टम को क्योंकि हम आसानी से सॉल्व कर ले, इसीलिए कुछ लैप्लास के कन्वर्जन, लैप्लास ट्रांसफॉर्म के कन्वर्जन भी कुछ हम शुरू में देख लेंगे। कुछ आपके जो इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स हैं उनको भी देखेंगे और उसे यूज करते हुए LTI सिस्टम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे और उसे कंप्लीट करेंगे। उसके बाद प्रीवियस ईयर गेट के क्वेश्चंस को कंप्लीट किया जाएगा। तो आज का लेक्चर यहाँ एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में।